शादी तो हो गई ना। सिटी पार्क नाम की सोसाइटी में रमेश अपनी माँ सविता और पत्नी सोनी के साथ किराए पर रहने आता है। वो बहुत से घरों में पूछताछ करता है और आखिर में बहुत ढूंढने के बाद उसको एक छोटा सा घर मिल जाता है। अब वो अपने घर में परिवार की मदद से सामान सेट करके रहने लगता है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, अम्मा घर तो मिल गया, अब कल जाकर यहाँ कोई नौकरी भी ढूंढ लूँगा, वरना ये घर कैसे चलेगा। कहाँ नौकरी ढूंढोगे तुम, नया शहर है, कोई अपना काम कर लो। तो चुप बैठ, हमने तेरी राय मांगी क्या? जब देखो होशियारी छाटती रहती है पागल औरत। मैं तो बस आपकी मदद के लिए बता रही थी। अरे चुप हो जा करमजली, अब रमेश मारने लगेगा तब चुप होगी क्या? इतनी देर से बैठी है, ये नहीं कि कुछ खाने को बना दे, मदद करने चलिए पागल। मैंने ऐसा क्या बोला जो इतना भड़क रहे हैं? अरे जाना अब, या लात खा कर ही तुझे समझ में आता है। जा रही हूँ अम्मा। अरे तो जा। सोनी अपने पति और सास से उसके साथ गलत व्यवहार करने से बहुत परेशान होती है, लेकिन वो किसी और से मदद भी नहीं मांग सकती, इसलिए सब चुपचाप सहती रहती है। यही सब सोचते हुए उसको खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। तभी सविता गुस्से में उसके पास आई। क्या हुआ महारानी, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? अम्मा बस थोड़ी देर, अभी खाना लगा रही हूँ। सोनी को रोता देख सविता बहुत चिढ़ जाती है। अब वो घर में हंगामा करने लगती है। ओहो, ये देखो महारानी को, यहाँ बैठी रो रही है, खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? बन गया अम्मा, अभी लगाती हूँ। अबे लगाती हूँ, तो अभी तक लगाया क्यों नहीं? मेरा बेटा कब से भूख से तड़प रहा है और तुझे 4 रोटी सेकने में इतना टाइम लगता है? क्या हुआ अम्मा, खाना बनाया नहीं क्या उसने? मैं क्या बस खाना बनाने के लिए हूँ, शादी किए नौकरानी नहीं हूँ मैं। शादी तो हो गई ना, अब जो तेरा काम है उससे मतलब रख। रमेश की आवाज़ से सोनी कपकपाने लगी। उसने तुरंत सविता के पैर पकड़ लिए और बोली, अम्मा भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो और इनको खाना लगा लेने दो, वरना ये मुझे अभी मारने लगेंगे। तो सही तो करता है जब वो तुझे मारता है। जल्दी से परोस खाना हमको, वरना बुलाओ क्या अभी अपने बेटे को? हाँ। डरते हुए सोनी खाना परोसकर रमेश और सविता को खिला देती है। उसके बाद वो खुद बचा हुआ खाना खाकर और बर्तन धोकर सो गई। अगले दिन रमेश सुबह उठकर काम ढूंढने जाता है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। गुस्से में वो शराब पीकर घर आता है। क्या हुआ रमेश, कोई काम मिला कि नहीं? नहीं माँ, सब नालायक है, किसी ने मुझे काम दिया ही नहीं। तो आप क्या करेगा? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पति को ऐसे परेशान देखकर सोनी उसके पास आकर उसकी तकलीफ बांटना चाहती थी, लेकिन सविता के डर से उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी रमेश खाना मांगता है, लेकिन सोनी ने रोटी ही नहीं बनाई थी। मतलब रोटी नहीं बनाई? अम्मा पूरा खाना बन चुका है, लेकिन मैंने सोचा ये जब आ जाएंगे तो इनके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगी। मैं देख रही हूँ जब से तू इस घर में आई है तू सोचने लगी है, हैं? रुक, आज तुझे मैं बताती हूँ। अम्मा मैं अभी जल्दी जल्दी रोटी सेक दूंगी ना। बेटा रमेश, आज तो इसे प्रसाद ही दे ही दे, बहुत दिन से मिला नहीं ना प्रसाद, इसलिए इतनी अकड़ आ गई है इसमें। रमेश अब नशे में सोनी को मारने पीटने लगता है। उसके घर से जोर जोर से रोने और मारने पीटने की आवाज़ बाहर तक जाती है, जिससे आसपास के लोग और पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। कैसे जाहिल लोग आ गए इस सोसाइटी में, इनको ज़रा भी तमीज़ नहीं है, रात दिन बस लड़ते रहते हैं। अरे भैया, ये आदमी अपने पत्नी को रोज़ मारता है, शराबी कहेगा। चलो चलकर अभी इसको समझाते हैं, सोसाइटी में ये तमाशा कब तक चलेगा? अभी नहीं, सुबह बात करेंगे इससे, अभी वो पिए हुए है, उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस के 4-5 लोग रमेश के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। रमेश नींद में सोनी से कहता है, अरे सोनी कहाँ मर गई? देख कौन पागल है जो इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा पिट रहा है। अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? सविता दरवाज़ा खोलती है तो सारे पड़ोसी एक साथ उस पर चिल्लाने लगते हैं। बुलाओ अपने लड़के को। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है उसमें, रात भर जानवरों की तरह चिल्लाता है, हमको चैन से सोने भी नहीं देता। अरे जानवर होगा तू, समझा? मेरे बेटे को कुछ भी मत बोल, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लड़के ने सोसाइटी की शांति भंग कर रखी है, क्या ये सही है? अरे वो जो करता है घर के अंदर करता है, तुम्हारे साथ तो नहीं करता। तो अपनी पत्नी को ऐसे गाली देना, मारना पीटना, ये सब सही है क्या? देख भाई, ये मेरे घर की बात है,
इसलिए तुम सब इसके बीच में मत पड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे इसने तो अभी भी पी रखी है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चलो यहाँ से। सारे पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनी घर से थैला लेकर सब्जी लेने निकलती है और पास ही खड़े एक ठेले पर सब्जी खरीदने लगती है। उसके हाथ में चोट के निशान थे, जिसे देखकर दूसरी सब्जी खरीद रही पड़ोस की औरतें उसकी इस हालत पर तरस खाकर कहती है, अरे बहन ये क्या, तुम्हारे हाथ में तो बहुत चोट के निशान है। अरे बहन, वो है ना इसका शराबी पति, रोज़ मारता है इसको। मेरे घर से इसके घर की लड़ाइयाँ साफ सुनाई देती है। अच्छा, तो किस बात पर लड़ाई होती है इनकी? मुझे तो लगता है उसका जब मन होता है तब इसको मारने लगता है। उस शराबी को कोई वजह थोड़ी ना चाहिए। देखिए आप लोग ऐसे बात मत करिए, मेरी सास ने सुन लिया तो वो फिर मुझे इनसे पिटवाएंगी। सोनी की हालत देखकर सारी औरतें चुप हो गई। उसके बाद एक औरत ने सोनी को पुलिस में शिकायत करने को बोला, लेकिन सोनी ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, नहीं बहन, मैं इनकी गलती नहीं मानती, मेरा इनके अलावा और कोई है ही नहीं। अरे क्यों, तुम इस शराबी को छोड़कर अपने माता पिता के पास चली जाओ, कम से कम इसकी मार से तो बचोगी। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे शराबी चाचा ने मेरे पिता की जायदाद हड़प कर मेरी इनसे शादी करवा दी। अब मैं इनको छोड़कर कहाँ जाऊँगी। लगता है बेचारी हालातों की मारी है। अच्छा बहन, हमारी कोई ज़रूरत हो तो बताना। अब जाओ, वरना तुम्हारी सास फिर तुमको परेशान करेगी। ठीक है बहन, जाती हूँ। सोनी जैसे ही घर जाने के लिए ठेले से पीछे मुड़ती है, तभी एक तेज़ बाइक से उसको टक्कर लग जाती है और वो बाइक वाला लड़का भी वहीं गिर जाता है। जैसे ही सोनी को बाइक से टक्कर लगी तो पास की औरतें तेज़ी से आई और बाइक वाले लड़के को पकड़ लिया। लड़का घबराकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन औरतें उसे खूब सुनाने लगी। तुझे दिखता नहीं क्या, कैसे बाइक चला रहा था? सॉरी बहन जी, गलती हो गई। सॉरी से क्या होगा, ये मर जाती तो। मैं तो यही सोसाइटी में रहता हूँ, अब आगे से ध्यान से बाइक चलाऊंगा। चल आज छोड़ रहे हैं तुझे, लेकिन आगे से संभाल कर चलाना। जी बहन जी, ध्यान रखूँगा। रमन ने सोनी को सहारा देकर उठाया और उसके घर छोड़ने चला गया। घर पहुंचकर सविता रमन पर गुस्सा होती है, लेकिन रमन की चापलूसी से उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लड़के, ये क्या किया तूने? मेरी बहू को टक्कर मार दी। माफ़ करना आंटी जी, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, मैं थोड़ा जल्दी में था, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, जा अब आगे से ध्यान रखना। जी आंटी, ध्यान रखूँगा। वैसे भाभी जी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? चलिए मेरे साथ, मैं आपकी पट्टी करवा दूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और तू पागल है क्या? सड़क और आंगन में तुझे फर्क नहीं करना आता? अरे आंटी जी, आप भाभी को मत डांटिए, गलती उनकी नहीं थी। रमन को ऐसे बिना डरे उसका सपोर्ट करते हुए देख सोनी को अच्छा लगा। वो रमन को देखकर मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। उसकी ये हरकत रमन को पसंद आ गई और अब तो वो बहाने बनाकर सोनी के घर आने जाने लगा। एक दिन सोनी सब्जी लेकर घर लौट रही थी, तभी रमन ने उसे गली के मोड़ पर रोक लिया। भाभी जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं रमन, मैं घर जा रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे थोड़ी देर रुक जाओ ना भाभी जी, तुमसे बात करने का बहुत मन है। पर जल्दी बोलो। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो रहा है भाभी जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये गलत है रमन। अरे कोई नहीं देख रहा, बस सुनो ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सोनी ने हिचकिचाते हुए बात खत्म की और वहाँ से जल्दी से भागकर घर आ गई, लेकिन अब उसके दिमाग में रमन की कही हुई बातें घूम रही थी। कुछ दिन बाद सोनी अपने घर से किसी बहाने बाहर निकली और रमन से पार्क में मिलने चली गई। वहाँ दोनों छिपकर एक बेंच पर बैठे। यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे साथ इस तरह बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, अगर कोई देख लेगा तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं जानती ये सब सही है या नहीं, पर तुम्हारे पास आने का बार बार मन करता है। सच में? तो आओ ना पास, किसने रोका है? तभी रमन सोनी को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन सोनी घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सोनी के दिल में भी अब रमन बसने लगा था। वो दिन भर उसके बारे में सोचती रहती। एक दिन सोनी सब्जी लेने बाजार गई, तभी रमन ने उसे बाजार में देखा और बहाने से उसके पास जाकर बात करने लगा। भाभी जी, आज आप अकेली आई हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया है और तुम मुसीबत की बात करती हो।
तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। पर ये जगह ठीक नहीं है, लोग पहचानते हैं मुझे। इसीलिए तो सबके सामने तुमको भाभी जी बोलता हूँ ताकि कोई सुने तो भी शक ना करे। तुम ना बहुत समझदार हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम अब बस अपने उस शराबी पति से बिल्कुल मत डरना। ठीक है, लेकिन अब मैं चलती हूँ। एक दिन रमन से रहा नहीं गया। वो सोनी से मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए वो उसको सविता के सामने सब्जी दिलाने के बहाने बाइक पर बिठा कर ले गया। अब रमन सोनी को सोसाइटी के दूर बने पार्क में ले गया और उसके कंधे पर सिर रखकर उससे प्यार भरी बातें करने लगा। अब तुमसे मिले बिना मेरा दिन नहीं कटता है। पर हमें अब और नहीं मिलना चाहिए, ये सही नहीं है। मुझे ये गलत लग रहा है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सोनी। रमन, आज मुझे जाने दो प्लीज़। हम फिर किसी दिन मिलते हैं, तब हम खूब बात करेंगे। तभी रमेश दूर से ये सब होते देख लेता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सोनी जब घर पहुँचती है तो रमेश पहले से गुस्से में वहाँ बैठा था। उसे देखकर रमेश आपा खो देता है और सारा गुस्सा सोनी पर निकालने लगता है। तू वहाँ क्या कर रही थी रमन के साथ? कुछ नहीं, मैं तो बस। चुप! तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? आज तुझे सबक सिखाता हूँ। अरे रमेश, क्या हो गया है तुझे? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अम्मा, ये और रमन मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को पार्क में मिलते। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पर रमेश गुस्से में सोनी को मारने लगता है। अब पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जब इस बात का पता रमन को चला तो उसे रमेश पर बहुत गुस्सा आया। वो सोनी से कहता है, इस रमेश की हिम्मत कैसे हुई तुमको हाथ लगाने की? मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। नहीं रमन, तुम्हें मेरी कसम, तुम रमेश से कुछ नहीं कहोगी। अरे लेकिन मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। नहीं सोनी, तुम उस रमेश को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। सच रमन? हाँ। लेकिन रमेश मुझे कभी तलाक नहीं देगा। तभी रमन सोनी को बताता है कि उसके पास लाखों रुपए और जेवर है। वो कल बैंक से उसको निकाल लाएगा और उसके बाद वो दोनों शहर छोड़कर दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सच रमन? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सोनी, अब तुम मेरी हो और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है रमन, कल मैं अपना सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह सोनी एक टिफ़िन लेकर रमन के पास जाती है। रमन ने 2 बैग तैयार किए थे, जिनमें एक में पैसे और जेवर थे और दूसरे में उसके कपड़े। लेकिन जब वो सोनी को खाली हाथ देखता है तो उससे पूछता है, अरे सोनी, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? सॉरी रमन, मेरी सास की वजह से मैं कपड़े नहीं ला सकी। उनको मुझ पर शक हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तो अब चले? रुको ना रमन, मुझे सुबह से बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने हमारे लिए खाना बना लिया। अब साथ में खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अरे वाह, आज तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। जल्दी लगाओ। दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन सोनी पहले रमन को खाना देती है और उसके बाद वो खाती है। खाना खाते ही थोड़ी ही देर में रमन को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन जब रमन की आंख खुलती है तो वो देखता है उसका पैसों वाला बैग और सोनी वहाँ नहीं थी। इतना बड़ा धोखा दिया सोनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोनी! रमन भागते हुए सोनी के घर जाता है, लेकिन सोनी और उसकी पूरी फैमिली वहाँ नहीं थी और उस घर में कोई सामान भी नहीं था। रमन समझ जाता है कि सोनी ने उसे ठग लिया है। वो वहाँ पड़ोसियों से पूछता है, अरे हमको क्या पता वो कहाँ गए, किसी और से जाकर पूछ। चाचा, तुम्हें पता है रमेश का परिवार कहाँ गया? क्या कहा? वो सब चले गए? धन्य हो भगवान, अब हम सब चैन से सो पाएंगे। ये सुनकर रमन और गुस्सा हो जाता है। वो गली में भागता हुआ जा ही रहा था कि उसे एक ठेले वाला दिखता है। रमन के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसने रमेश के पूरे परिवार को बस अड्डे की तरफ जाते हुए देखा है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा सोनी। रमन भागता हुआ बस अड्डे पर पहुंच गया। वो देखता है कि सोनी, रमेश और सविता खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वो सोनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन रमेश उसको पीछे से धक्का मारते हुए तेज आवाज़ में चिल्लाने लगता है, दूर रहो उसे रमन, वो मेरी पत्नी है। उसको हाथ लगाया तो तेरे हाथ पैर सब यहीं तोड़ दूंगा, समझा? धोखेबाज, तू मेरा पैसा लेकर भाग रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज? कौन धोखेबाज? धोखेबाज तो तू है। मैं धोखेबाज कैसे हो गया? रमेश सुन,
ये तेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं। गलत फहमी है तुझे रमन। सुन रमन, मैं सिर्फ अपने पति रमेश से प्यार करती हूँ, तुझ जैसे सड़क छाप आवारा से नहीं, समझे? मैं सड़क छाप आवारा? तो तेरे प्यार के वादे और तुम मेरे साथ रमेश को छोड़कर भागने को तैयार थी, वो सब क्या था? वो सिर्फ एक नाटक था, सिर्फ एक नाटक, समझा? अब रमेश रमन को बताता है कि उसकी एक बहन थी जिसको प्यार के जाल में फंसाकर एक लड़का उसके सारे पैसे जेवर लेकर भाग गया था, और उसके बाद उसने अपनी बहन को वादा किया था कि वो उस लड़के को उसकी करनी की सजा देगा। तो तू ये कहानी मुझे क्यों सुना रहा है? क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, तू है रमन। मैं तुझे सजा दिलवाए बिना छोड़ूंगा नहीं। तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो चुपचाप मेरा पैसा और जेवर दे दे रमेश। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और सोनी को कुछ भी नहीं करूंगा। अरे रमन, तेरी औकात भी नहीं है कि तू मेरे सामने मेरी पत्नी को हाथ भी लगा पाए। अब सोनी फ़ोन करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आने की खबर से रमन डर जाता है और सोनी से बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश रमन को पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ एक लड़की के साथ आ जाती है। लड़की को देखकर रमन घबरा जाता है। पहचाना मुझे रमन, या भूल गए? तुम यहाँ कैसे पूनम? सर, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, मैं इसके खिलाफ सबूत हूँ और मैं गवाही भी दूंगी। देखो पूनम, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सर, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, वरना मैं इसको कुछ कर दूंगा। शांत मिस्टर रमेश, इसको ले जाता हूँ मैं। जब जेल की हवा खाएगा तो इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब रमेश पूनम का पैसा और जेवर निकाल कर उसे देता है और बचा हुआ पैसा पुलिस को। पुलिस वाले रमन और पैसे को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद पूनम अपने भाई रमेश और सोनी की जमकर तारीफ करती है और वो सब खुशी से अपने पुराने घर लौट जाते हैं।